Hello friends, welcome to your channel Daily Gan. Friends, in this video we are going to learn consideration और उसके एलिमेंट्स एंड लीगल रूल्स. जो कंसिडरेशन होता है लॉ में, नाउ लॉ के बारे में हमने जो भी चीज़ें थी, ऑफर है और कॉन्ट्रैक्ट है, वो चीज़ें देखी थी. और उन चीज़ों के बीच में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज कंसिडरेशन. ऑफर हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, वॉट किसी भी तरह का कोई भी एग्रीमेंट करने के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत लगती है, जो है कंसिडरेशन. और इसी को हम ये वीडियो में पढ़ेंगे. वीडियो को एंड तक देखिए ताकि प्रॉपरली आपको समझ में आएगा उसके एलिमेंट्स क्या है, टाइप्स क्या है एंड लीगल रूल्स कितने हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के लिए. कंसिडरेशन. व्हाट इज कंसिडरेशन? Consideration is the benefit that each party receives or expects to receive when entering into a contract. Consideration क्या है? एक बेनिफिट है. Each party receives or expect, मतलब कोई भी पार्टी, ऑफर हो, ऑफर ही हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जो भी दो पार्टीज आती है, एग्रीमेंट में जो भी दो पार्टीज आती है, उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है. उस कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट, एनी काइंड ऑफ बेनिफिट, उसको उसके काइंड्स भी काफ़ी प्रकार के हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे. सो एनी काइंड ऑफ बेनिफिट्स, उस बेनिफिट्स को क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन. कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले कोई भी पार्टी रिसीव करता है, एक्सपेक्ट करता है. ओके, सो उस चीज़ को क्या बोलेंगे? कंसिडरेशन. दैट बेनिफिट इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन. एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे. बॉन्टी एग्रीज टू सेल हर कार टू बिल for 1 lakh rupees. Bill's payment serves as a consideration for Bonti's promise to sell the car to him. Bonti's consideration is her promise to sell him the car. तो यहाँ पर एक कार का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है दोनों के बीच में. Somebody has give a offer to somebody to sell his car, and on behalf of that car he will receive a 1 lakh rupees as a consideration. ओके, कंसिडरेशन यहाँ पर एक क्या है? एक पर्सन के लिए कार ये कंसिडरेशन है और दूसरे पर्सन के लिए 1 लाख रुपीज इज अ कंसिडरेशन. सो कंसिडरेशन मीन्स व्हाट? एनी बेनिफिट रिसीव्स ईच पार्टी. कोई भी बेनिफिट है जो हर एक पार्टी कंसिडरेशन एज अ कंसिडरेशन उन्हें मिलता है. कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी चीज रिटर्न में मिलती है, उसे हम कंसिडरेशन बोलते हैं. तो क्लियर है यहाँ पर कंसिडरेशन मतलब क्या? अभी कंसिडरेशन कुछ लोग सिर्फ मनी को मानते हैं. ठीक है, यहाँ पर कार है, कार यहाँ पर सेल की तो 1 लाख रुपीज कंसिडरेशन मिला मिस्टर बॉन्टी को, तो ये कंसिडरेशन माना था. लेकिन नहीं, कंसिडरेशन मतलब क्या? एनी बेनिफिट, वो चाहे मनी हो चाहे कोई चीज हो. ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं. कंसिडरेशन का डेफिनेशन है, डेफिनेशन बाय लॉ. Consideration definition by law. According to section 2 subsection D, consideration is defined as, देखो यहाँ पर definition है जो कि हमने अभी जस्ट मीनिंग भी पढ़ा और उसके अंदर से हमने काफ़ी कुछ समझ के ले लिया है. बट यहाँ पर डेफिनेशन भी ज़रूरी है कि लॉ जो है वो अपने डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है उसका. When at the desire of promisor or promisee or any other person has done or abstains from doing or does or abstains from doing or promise to do or to abstain from doing something, such an act or abstains or promise is called consideration for the promise. When a party to an agreement promises to do something, he must get something in return. This something is defined as consideration. So इतनी सारी जो चीज़ें हमने अभी यहाँ पर पढ़ी, प्रोमिसर एक होता है और दूसरा होता है प्रोमिसी. कंसिडरेशन मिलने से पहले कोई जो दोनों भी वो बंदे हैं एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं. प्रॉमिस करने के बाद जो भी चीज़ है, हाँ सपोज एग्रीमेंट हुआ और प्रॉमिस कर लिया कि ये घर आपको इतने में दे रहा हूँ या पोजीशन आपको ये टाइम पे मिलेगा, ये प्रॉमिस ही हो गया. और जो प्रॉपर्टी को खरीद रहा है वो भी बंदा प्रॉमिस करता है कि ठीक है मैं भी आपको
फिलहाल इतना डाउन पेमेंट दूंगा और बाद में इतना पे करूंगा। तो ये प्रॉमिस दोनों भी एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो प्रॉमिस यहाँ पर फिलहाल है या नहीं है, ठीक है। और वो कंप्लीट होने से पहले जो भी एग्रीमेंट होता है, कंप्लीट होने के बाद होता है, वॉटेवर, उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट बनने के बाद कुछ चीज़ दोनों को भी मिलती है, उसे कंसिडरेशन मिलता है, समथिंग इन रिटर्न। ओके, तो दोनों भी पार्टी एग्रीमेंट के बाद, एग्रीमेंट होते हुए दोनों भी कुछ ना कुछ रिटर्न में लेते हैं, उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। दिस समथिंग इज डिफाइंड एज कंसिडरेशन। कुछ भी चीज़ हो, हमने मीनिंग में भी जस्ट पढ़ा। आगे बढ़ते हैं, उसके एलिमेंट्स क्या है। तो एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कोई भी पार्ट हो, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि ऑफर के एलिमेंट्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स, एग्रीमेंट के हमने पढ़े। ओके, वो भी आप देख लीजिएगा वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगी। सो यहाँ पर कंसिडरेशन के एलिमेंट्स है, इन ऑर्डर फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी कंसिडर वैलिड एंड इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन मस्ट बी मेट। तो ये जो एलिमेंट्स है वो साथ में आने चाहिए, वो एलिमेंट्स नज़र आने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो तभी कंसीडर किया जाएगा जब ये एलिमेंट्स, मतलब तभी वैलिड माना जाएगा जब ये एलिमेंट साथ में होंगे, वैलिड एंड इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। फर्स्ट इज द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट इंक्लूड बार्गेन फॉर द टर्म्स ऑफ द एक्सचेंज। दिस मीन्स देयर मस्ट बी समथिंग इज वर्थ बार्गेनिंग ओवर द बोथ द पार्टीज। अब ये कंसिडरेशन कब कहला जाएगा? कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन मस्ट इंक्लूड द बार्गेन फॉर टर्म्स। जो भी टर्म्स है, टर्म्स एक दूसरे को हम लेन देन करते हैं। ओके, सो इट मस्ट बी समथिंग दैट वर्थ इज बार्गेनिंग ओवर द बोथ द पार्टीज। अब यहाँ पर दोनों पार्टीज ने बार्गेन करना चाहिए कि हाँ, मैं ये चीज़ आपको दे रहा हूँ तो आपने मुझे ये चीज़ देनी है, मैं इतना पैसा आपको दे रहा हूँ तो आपको मुझे इतनी चीज़ें देनी चाहिए, ठीक है। या फिर वो चीज़ के लिए मैं इतना पैसा दूंगा, या फिर कोई जो बेच रहा है वो बोलेगा कि मैं ये चीज़ आपको देता हूँ और आप मुझे इतना पैसा दो। तो इस तरह का जो बार्गेनिंग है वहाँ पर होना ज़रूरी होता है। मस्ट इंक्लूड बार्गेन, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट इंक्लूड बार्गेन। तो इसी बार्गेन के बाद जो भी रिटर्न में मिलेगा, बार्गेन होने के बाद दोनों भी जो पार्टीज है वो एक दूसरे को क्या करेगी? एग्री करेगी, तब जो मिलेगा उसको कंसिडरेशन बोलेंगे। देयर मस्ट बी म्यूचुअल एक्सचेंज बिटवीन द पार्टीज। इन सिंपल टर्म्स ऑल पार्टीज इन्वॉल्व मस्ट बेनिफिट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर म्यूचुअल एक्सचेंज बिटवीन पार्टीज। अबे फॉर एग्जाम्पल कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी दुकान, अगर शॉप है, कोई भी शोरूम है, अगर आप जाते हो वहाँ पर, तो वो क्या उसके कॉस्ट के अंदर की प्राइस देगा आपको? मतलब कॉस्ट जितना है उससे कम प्राइस आपसे लेगा? नहीं, उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि उसका शोरूम है, उसका रेंट वगैरह उसको देना है, उसका प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें पकड़ के वो क्या करता है? कॉस्ट के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा लगाकर आपको सेल करता है और आपसे उतना प्राइस ले लेता है। फिर कोई भी बंदा खुद का घाटा करके यहाँ पर क्या करेगा? आपको चीज़ नहीं देगा। 100 रुपीज़ की चीज़ है, उसका कॉस्ट है, तो 90 रुपीज़ में ही विल नॉट गिव, बिकॉज ये कोई भी बेनिफिट नहीं है उसके पीछे। आपका जो बेनिफिट है एक ही पर्सन को मिलने वाला है, दूसरे पर्सन का क्या है? लॉस है। तो यहाँ पर म्यूचुअल एक्सचेंज मतलब क्या? जो चीज़ हम ले रहे उसके रिलेटेड, उसके बिहाफ पे एज सेम कंसिडरेशन उसको मिलना चाहिए। ओके, अगर 100 रुपये की चीज़ है तो 100 रुपये का कंसिडरेशन उसको मिलना चाहिए। 100 रुपीज़ उसको मिले, और 100 रुपीज़ अगर मैं दे रहा हूँ तो 100 रुपीज़ वाली चीज़, उतने प्राइस वाली चीज़ हमें मिलना चाहिए। तो जैसे कि हम ब्रांडेड चीज़ें खरीदते हैं तो उसकी प्राइस तो बहुत होती है, लेकिन क्वालिटी भी होती है। लोग इतना पैसा क्यों देते हैं? बिकॉज उसकी क्वालिटी होती है, सर्विस होती है अच्छी, तो उतना हम मनी उसको देंगे। एक्सचेंज क्या कर रहे हैं हम? मनी के साथ कोई चीज़, कोई गैजेट है, कोई भी चीज़ है, कोई क्लॉथ है, तो उसके बिहाफ में हम क्या दे रहे हैं? उनको मनी दे रहे, तो हमें उतनी क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है। तो दोनों पार्टीज को बेनिफिट मिलना बहुत ज़रूरी है, कंसिडरेशन मिलना ज़रूरी है। तो ये एलिमेंट हमें ध्यान रखना है, और तभी ये लॉ में इन्फोर्सेबल माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कंसिडरेशन
और है इसके एलिमेंट्स जो कि हमने दो पढ़े, उसके अलावा और भी है। द एक्सचेंज इन द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू। द एक्सचेंज इन द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू। वैल्यू होनी चाहिए उसमें कुछ ना कुछ। कोई भी चीज़ है मतलब वैल्यू से लेस नहीं दे सकते, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि म्यूचुअल एक्सचेंज होना चाहिए, दोनों तरफ दोनों पार्टीज को म्यूचुअल बेनिफिट मिलना चाहिए। ओके, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होनी चाहिए। एंड इंटेंट बाय बोथ पार्टीज टू एंटर इन द एग्रीमेंट। अभी दोनों पार्टीज का कंसिडरेशन तभी वैलिड माना जाएगा जब दोनों पार्टीज जो है वो मतलब उनकी दोनों की इच्छा हो, दोनों का इंटेंशन हो सेम एग्रीमेंट में एंट्री करने के लिए, तभी वो वैलिड माना जाएगा। द सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी लीगल। कोई भी सब्जेक्ट मैटर कंसिडर का कंसिडरेशन मस्ट बी लीगल होना चाहिए, तब जाके वो इन्फोर्सेबल माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। वन पार्टी मस्ट मेक एन ऑफर। वन पार्टी मस्ट मेक एन ऑफर। कोई भी मतलब दोनों में से कोई भी ऑफर पहले बनाना जरूरी है कंसिडरेशन के लिए। कंसिडरेशन यहाँ पर तब माना जाएगा जब कोई ना कोई पार्टी ऑफर देगी, चाहे जिसको सेल करना हो या फिर परचेस करना हो, वॉट कोई भी एक दूसरे को क्या कर सकता है, ऑफर दे सकता है। द अदर पार्टी मस्ट एक्सेप्ट ऑफर। एक पार्टी ने ऑफर दिया और दूसरे पार्टी ने एक्सेप्ट किया, तब जाके कंसिडरेशन यहाँ पर पैदा होगा, तभी जाके कंसिडरेशन जो यहाँ पर बॉर्न करेगा। अब यहाँ पर एक पार्टी ने ऑफर दी और दूसरे ने ऑफर एक्सेप्ट नहीं करी, तो उसके अंदर कंसिडरेशन चीज आएगी क्या? नहीं। ऑफर के बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के बाद आता है कंसिडरेशन। ना ऑफर एक्सेप्ट की, ना कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ना कंसिडरेशन मिला। ओके, सो इसके लिए एक्सेप्ट भी करना चाहिए, सॉरी ऑफर देना भी चाहिए और दूसरी चीज में एक्सेप्ट भी करना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, दैट इज टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन। टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन मतलब सिर्फ मनी ये कंसिडरेशन नहीं होता, जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने बताया। उसके अलावा काफ़ी सारे जो बेनिफिट्स है मनी के अलावा वो भी है, दैट इज आपके स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं आपको। मनी, सर्विस, पर्सनल प्रॉपर्टी, रियल प्रॉपर्टी, प्रॉमिस टू एक्ट, प्रॉमिस टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्टिंग। तो यहाँ पर ये चीज़ें है क्या? देखो, फर्स्ट इज मनी। मनी मतलब आपको फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा कि 1,00,000 रुपीज के बिहाफ पे क्या मिली? कार मिली। 1,00,000 रुपीज इज अ मनी, इज ऑल्सो कॉल्ड अ कंसिडरेशन। नेक्स्ट इज सर्विसेस। सर्विसेस मतलब फॉर एग्जांपल किसी कैब से जा रहा हूँ मैं, कैब, ओके, कैब से जा रहा हूँ कहीं डेस्टिनेशन पे, मुझे उसने ड्रॉप किया। वो कार मैंने खरीदी नहीं है, लेकिन उस कार का रेंट मैंने दिया। आई हैव पे रेंट फॉर कार, कार का रेंट मैंने उसको दे दिया। सो जो सर्विस उसने मेरे को दी उसका मैंने पैसा दिया। उसने सर्विस क्या मुझे दी? ही ड्रॉप्स मी एट द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन के तरफ उसने मुझे ड्रॉप किया कार ड्राइवर ने, और मैंने उसको पे किया। सो उसके लिए मनी इज अ कंसिडरेशन एंड मेरे लिए सर्विस इज अ कंसिडरेशन। पर्सनल प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी, पर्सनल और रियल दोनों यहाँ पर चीज है। कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी है, रियल प्रॉपर्टी है, वो कंसिडरेशन में आती है। कार भी प्रॉपर्टी है, या फिर पर्सनल प्रॉपर्टी मतलब कोई रियल कोई चीज़ ऐसी जो खुद की होती है, और रियल मतलब जैसे कि घर है, प्रॉपर्टी, लैंड है, मशीनरी, बिल्डिंग, इस तरह के जो प्रॉपर्टीज है वो बेचता है। प्रॉमिस टू एक्ट एंड प्रॉमिस टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्टिंग, दोनों चीजें यहाँ पर ऑपोजिट है। प्रॉमिस टू एक्ट मतलब किसी ने अगर कंसिडरेशन दिया, अभी एक यहाँ पर एक ना डिटेक्टिव का एग्जांपल ले लेते हैं। कोई डिटेक्टिव को अगर कंसिडरेशन देता है, ठीक है, 1 महीने तेरे को काम करना है, आई विल पे यू 10,000 रुपीज, तो वो डिटेक्टिव इंफॉर्मेशन निकालने का काम करेगा। उसको क्या करना है? सिर्फ एक्ट करना है कि तुझे ये काम करना है। या फिर किसी एक्टर को कंसिडरेशन मिलता है तो एक्ट, कोई भी परफॉर्मेंस करने के लिए उसे पैसा मिलता है। फॉर एग्जांपल हमने कोई शो अरेंज किया और उस शो के अंदर हमें मौका मिला अपना परफॉर्मेंस दिखाने का, टैलेंट दिखाने का, तो यहाँ पर वो एक्ट करने के हमें पैसे मिले। किसी बंदे को हमें कुछ काम बोला है कि हाँ तू ये चीज़ करके आ, मैं तुझे कंसिडरेशन देता हूँ, ये इतना इतना पैसा देता हूँ, तो वो प्रॉमिस टू एक्ट करने का कंसिडरेशन। ओके, या फिर आप मुझे इतना पैसा दो, मैं आपके लिए ये काम करूँगा,
ये भी एक प्रॉमिस हो गया, कुछ काम करने का प्रॉमिस। तो इस तरह से ये एक्ट करना भी कंसिडरेशन है। किसके लिए? जो मनी सामने वाले को दे रहा है उसके लिए क्या है? एक्ट करवा के लेना एक कंसिडरेशन है। और प्रॉमिस टू रिफ्रेन फ्रॉम द एक्टिंग, कोई चीज ना करवाने का भी यहाँ पर कंसिडरेशन है। जैसे कि कोई चीज करने का कंसिडरेशन ले रहा है, कोई चीज ना करवाने का कंसिडरेशन भी यहाँ पर ले रहा है। एक एग्जाम्पल के लिए हम कोई भी एक चीज ले लेंगे कि जैसे कि किसी को हमने पैसा दिया कि आप ये चीज प्लीज मत करो, मत करो का भी कंसिडरेशन हमने दिया है। प्लीज डोंट दिस थिंग्स। अगर उससे हमें नुकसान होने वाला है तो वो हम सामने वाले को बोलेंगे कि प्लीज डू नॉट डू दिस। ठीक है, किसी को कोई एक्ट करने से रोकना और उसके बिहाफ पे कंसिडरेशन देना, ये भी एक कंसिडरेशन में आता है। किसी के कोई हमें बोला है आके कि प्लीज डोंट डू दिस, तो हम अपना काम जो रुका रहे, हम उसके आगे नहीं बढ़ रहे, हमने कुछ काम नहीं किया, उसके भी हमें कंसिडरेशन मिल रहा है। ठीक है, हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ, दैट इज कंसिडरेशन के रूल्स, लीगल रूल्स टू कंसिडरेशन, एज टू कंसिडरेशन। अब यहाँ पर जो रूल्स है वो हमने पढ़ने हैं। क्या क्या रूल है हम देख लेते हैं यहाँ पर। इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, कंसिडरेशन की बात हो रही है यहाँ पर, तो इट मस्ट, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, जो भी प्रोमिसर की इच्छा है उसके अनुसार कंसिडरेशन मिलना चाहिए। एंड अगेन प्रोमिसी भी यहाँ पर है ऑपोजिट पार्टी, इट में मूव बाय प्रोमिसी। कभी कभी प्रोमिसर के डिजायर के ऊपर भी होता है और कभी कभी प्रोमिसी के डिजायर पे भी डिपेंड होता है कंसिडरेशन। इट मस्ट बी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कंसिडरेशन कुछ भी हो सकता है, पास्ट कंसिडरेशन हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, डिपेंड ऑन एग्रीमेंट, डिपेंड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, पास्ट मतलब जो काम है, अभी प्रेजेंट का पहले देखते हैं। प्रेजेंट मतलब काम करते हो कंसिडरेशन मिल रहा है, दैट इज अ प्रेजेंट कंसिडरेशन। फ्यूचर मतलब फ्यूचर कंसिडरेशन, मतलब काम अभी है, कंसिडरेशन फ्यूचर में मिलेगा। और पास्ट मतलब कंसिडरेशन पहले मिला है, काम बाद में करना है। तो इस तरह से यहाँ पर ये कंसिडरेशन एनी टाइप के हो सकते हैं। इट नीड नॉट बी एडेक्वेट, हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि म्यूचुअल बेनिफिट दोनों को मिलना चाहिए। जो प्रॉमिसर प्रॉमिसी, जो भी ऑफर ऑफरी, कॉन्ट्रैक्ट में दोनों बंदे आते हैं, दोनों पार्टीज आते हैं, दोनों को क्या मिलना चाहिए? सेम कंसिडरेशन, सेम बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यह भी बात है कि कभी कभी इट नीड नॉट बी, जरूरी नहीं है ये चीज़, क्या नहीं है, ये चीज़ जरूरी नहीं है कि दोनों को सेम मिले, एक्सचेंज वैल्यू सेम मिले। रिश्तेदारी में, फ्रेंड सर्कल में, रिश्ता किसी से कुछ अच्छा है, जान पहचान के, तो हम क्या कर देते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हम देखते ही है कि हम कोई भी चीज़ कभी कभी कम रेट में बेच भी सकते हैं। हमें किसी से अगर खरीदने तो हम उसको कम पैसा दे भी सकते हैं। तो कंसिडरेशन में यहाँ पर कम ज़्यादा मतलब उसमें गैप रहेगा एक्सचेंज में तो भी चलेगा, ऐसी बात नहीं है कि सेम ही होने चाहिए। पॉइंट ये बोल रहे हैं, इट मस्ट बी रियल, कोई भी कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, रियलिटी में होना चाहिए, वास्तव होना चाहिए, वो सिर्फ ख्यालात में नहीं होना चाहिए। कोई भी कंसिडरेशन जितने भी हमने टाइप्स देखे वो सारे क्या है, रियल है, वो रियल टाइप्स है। अब हम बोले कि अगर कंसिडरेशन की बात अगर करें तो कॉन्ट्रैक्ट तो बीच में बना, लेकिन एक फ्रेंड ने, अगर फॉर एग्जांपल एक फ्रेंड को हमने कोई चीज़ दी और उसने बोला कि इसके बदले तुझे ये देना पड़ेगा, लेकिन उसने चीज़ तो ली लेकिन कंसिडरेशन रिटर्न में मिला नहीं। सिर्फ एक ही बंदे को कंसिडरेशन मिला, दूसरे को नहीं मिला। फ्रेंड है इसलिए वो चीज़ जाने दी, लेकिन वहाँ पर वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा क्योंकि दैट इज़ नॉट रियल। वो एक्सचेंज में कुछ मिला नहीं है, सिर्फ एक ने दूसरे को चीज़ दी है, वो एज ए गिफ्ट हम बोले जाएंगे, लेकिन कंसिडरेशन यहाँ पर दोनों की तरफ नहीं मिला है। या फिर मैं दूंगा मैं दूंगा मैं दूंगा, इस तरह के अगर वो फ्यूचर में सिर्फ हवा में बात कर रहा है, सो दैट विल नॉट कॉल एज अ कंसिडरेशन। सो कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, वो एक हकीकत होनी चाहिए, वो एक वास्तव होना चाहिए, तब जाके वो कंसिडरेशन माना जाएगा। इट मस्ट नॉट बी इलीगल, इननॉर्मल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी के अपोजिट नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी पब्लिक पॉलिसी को हार्म पहुंचाए, उसको डिसएडवांटेज पहुंचाए, ऐसी नहीं होनी चाहिए, इलीगल नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी कंसिडरेशन ऐसा हो
कि वो लीगली हो। हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि लीगल होना चाहिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट बीच में हो रहा है, सो इट मस्ट बी लीगल। पब्लिक पॉलिसी के ऑपोजिट ना हो, पब्लिक पॉलिसी जो भी बनाई है उसको हार्म ना पहुंचाती हो, तो इस तरह का कंसिडरेशन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पर अगर एग्जांपल हम देना चाहेंगे तो स्मगलिंग का एग्जांपल, इट इज़ नॉट लीगल, सो उनके बीच में जो भी कंसिडरेशन होता है वो कंसिडरेशन नहीं कहला जाएगा, वो दैट इज़ अ इलीगल। सो इसी के साथ हमारा जो आज का वीडियो है वो एंड हो रहा है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हाँ, जो बाकी के वीडियोस भी है वो भी आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा नॉलेज मिले, और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे।